Hello everyone, I am Askan Nigam, your chemistry teacher, and you are welcome in my channel. In today's session, we would be learning the hints for the solutions of exercise of chapter number 3 of NCERT chemistry, that is electrochemistry. So let's begin. So exercise questions को डिस्कस करते हैं. Question number 1 of electrochemistry chapter. Arrange the following metals in the order in which they displace each other from the solution of their salt. तो आपको यहाँ पे एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम एंड जिंक ये सारे मेटल्स दिए गए हैं. तो आपको करना क्या है, सीधे आपकी वही स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की टेबल को ओपन कर लेना है और उसके बाद सबके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू देख लेनी है. ठीक है, जैसे कि अगर इस बुक में आप देखिए तो एल्युमिनियम की वैल्यू, सबकी वैल्यूज़ यहाँ पे दी गई है. ओके, तो आपको करना क्या है कि सीधे कन्वर्जन के हिसाब से, जैसे मान लेते हैं मैंने कहा Al3+ से Al, इसकी वैल्यू आ रही है बुक के हिसाब से -1.66 वोल्ट. देन इस तरह से कॉपर की जो वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगी 0.34. देन आयरन की वैल्यू हो जाएगी -0.44 वोल्ट. ये सब वोल्ट में वैल्यूज़ हैं. देन मैग्नीशियम की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो ये आ जाएगी -2.36 वोल्ट. एंड लास्ट में आएगा जिंक, जिसकी वैल्यू हो जाएगी -0.76 वोल्ट. क्वेश्चन है कि अरेंज द फॉलोइंग मेटल्स इन द ऑर्डर इन विच दे डिस्प्लेस ईच अदर फ्रॉम द सोल्यूशन ऑफ दियर सॉल्ट. मतलब डिस्प्लेस करने का मतलब ये मेटल्स हैं ये ऑक्सीडाइज होंगे. ऑक्सीडाइज होने का मतलब है क्योंकि ये पोटेंशियल जो दिया गया ये रिडक्शन पोटेंशियल है. मतलब कहने का ये है कि ये रिड्यूस होने की टेंडेंसी है और आपको क्या चाहिए, ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी. यानी कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना कम होगा, जितना नेगेटिव होगा, वो उतनी ज़्यादा अच्छी तरीके से ऑक्सीडाइज होगा, यानी कि वो डिस्प्लेस करने में कैपेबल होगा. और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज़्यादा होगा, इसका मतलब वो रिड्यूस होगा, वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा. ओके, क्लियर हुआ. तो इसका मतलब इस पूरे एलिमेंट के हिसाब से जिसकी वैल्यू पॉजिटिव में सबसे ज़्यादा आएगी, ओके, जिसकी वैल्यू पॉजिटिव में सबसे ज़्यादा आएगी, यानी कि वो रिड्यूस होगा, वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा. और इसमें क्या पूछा हुआ है कि कौन डिस्प्लेस करेगा, कौन दूसरे सॉल्ट को डिस्प्लेस करेगा. मतलब कौन ईजिली ऑक्सीडाइज होगा. ईजिली कौन ऑक्सीडाइज होगा, जिसका पोटेंशियल सबसे लीस्ट है. क्लियर, समझ में आया आपको कि नहीं. मतलब सबसे ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू किसकी है, आपको मैग्नीशियम की मिल रही है. यानी सबसे ज़्यादा टेंडेंसी किसी मेटल को डिस्प्लेस करने की मैग्नीशियम की होगी. तो सबसे पहला आपको हो जाएगा मैग्नीशियम, है ना. देन इसके बाद वैल्यू आती है एल्युमिनियम की. देन एल्युमिनियम डिस्प्लेस कर पाएगा. देन जिंक का टर्न आता है. जिंक के बाद देन आयरन का टर्न आएगा. देन कॉपर का टर्न आएगा. मतलब विद द हेल्प ऑफ दीज वैल्यूज़ यू कैन आइडेंटिफाई कि कौन सा मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर पाएगा. मतलब जिसकी वैल्यू जितनी लेस, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल जितना लेस रिडक्शन पोटेंशियल मतलब उतना ही ज़्यादा वो ऑक्सीडाइज होगा, उतने स्ट्रांगली ऑक्सीडाइज होगा, मतलब उतना अच्छा डिस्प्लेस करने के में कैपेबल होगा. तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 1. देन क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है गिवन द स्टैंडर्ड पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सबके पोटेशियम के, सिल्वर के, मर्क्यूरी, देन मैग्नीशियम के, क्रोमियम के भी आपको रिडक्शन पोटेंशियल दे दिए गए हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल. अरेंज दीज मेटल्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर. रिड्यूसिंग पावर के हिसाब से इसको अरेंज करना है. मतलब दूसरे को रिड्यूस करना है, यानी खुद क्या होना है, ऑक्सीडाइज होना है. ऑक्सीडाइज कौन होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे लीस्ट होगा. अभी थोड़ी देर पहले जो डिस्कस किया, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज़्यादा वो उतना अच्छे से खुद रिड्यूस होगा, मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा. लेकिन जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना कम होगा वो उतना ही लीस्ट रिड्यूस होगा, मतलब वो ऑक्सीडाइज ईजिली होगा. ओके, उस एनसीईआरटी में भी अगर आप देखो इस टेबल में तो साइड में एरोज बनी हुई है, इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट. तो क्वेश्चन कह रहा था कि आपको इनको ऐसे अरेंज करना है कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर में आ जाए. तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, जो दूसरे को रिड्यूस करे, खुद ऑक्सीडाइज हो. तो कौन ऑक्सीडाइज होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे लीस्ट है. और कौन सा होगा जो रिड्यूस होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है. तो इन सारी वैल्यूज़ में अगर आप देखिए तो सिल्वर की वैल्यू 0.80 है, यानी सबसे पहले आप इसको रखेंगे क्योंकि इसका जो रिड्यूसिंग पावर होगा वो सबसे लीस्ट होगा, क्योंकि ये खुद रिड्यूस होगा, दूसरे को रिड्यूस नहीं कर पाएगा. देन उसके बाद मर्क्यूरी की वैल्यू आ जाएगी बिकॉज 0.79 वोल्ट है. देन उसके बाद क्रोमियम का नंबर आएगा बिकॉज -0.74 है. देन उसके बाद आएगा मैग्नीशियम का नंबर -2.37. देन पोटेशियम आ जाएगा -2.93 वोल्ट. यानी कहने का मतलब है
बाकी इन वैल्यूज़ की हेल्प से भी आप पता लगा सकते हो कि कौन है जो जिसका रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा होगा, कौन है जिसका रिड्यूसिंग पावर कम होगा। तो ये तो हो गया सेकंड क्वेश्चन। नाउ हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, डिपिक्ट द गैल्वेनिक सेल इन विच द रिएक्शन जिंक प्लस 2 Ag प्लस गिव्स आउट Zn2 प्लस 2 Ag टेक्स प्लेस। फर्दर शो विच ऑफ द इलेक्ट्रोड इज नेगेटिवली चार्ज, द कैरियर ऑफ द करेंट इन द सेल एंड इंडिविजुअल रिएक्शन एट ईच इलेक्ट्रोड। तो सेल को पहले रिप्रेजेंट करना है, तो आप पहले इक्वेशन को देखिए। Zn प्लस 2 Ag प्लस गिव्स आउट Zn2 प्लस 2 Ag, ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन के हिसाब से ऑक्सीडेशन इसका हो रहा है, रिडक्शन इसका हो रहा है, और ABC का कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, एनोड, ब्रिज एंड कैथोड। एनोड कौन है? जिंक है। तो हमारा जो सेल रिप्रेजेंटेशन होगा जिंक सॉलिड से Zn2 प्लस एक्वस, ये एनोड हुआ, देन ब्रिज लगाया, देन कैथोड क्या हो जाएगा? Ag प्लस एक्वस से Ag, ये हो गया सेल रिप्रेजेंटेशन। अब पहला पार्ट है जिसमें पूछा नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड कौन होगा, ऑब्वियसली जिंक होगा क्योंकि एनोड नेगेटिवली चार्ज होता है। देन दूसरा कैरियर कौन है? इलेक्ट्रॉन्स कैरियर हैं। तीसरा इंडिविजुअल रिएक्शन एट ईच इलेक्ट्रोड, तो थर्ड में आपसे एनोड की रिएक्शन पूछी हुई है, तो एनोड में जिंक सॉलिड अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देता है और वो जिंक Zn2 प्लस एक्वस बनाता है। और कैथोड में क्या हो रहा है? Ag प्लस एक्वस है, ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके Ag सॉलिड बनाता है। इसको हम बैलेंस कर लेते हैं 2 से मल्टीप्लाई करके, बस ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 3। तो नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ गैल्वेनिक सेल इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। ये रिएक्शंस दी हुई है, ओके। 2Cr प्लस 3Cd प्लस, देन उसके बाद एक Fe2 प्लस Ag प्लस की इक्वेशन है। कैलकुलेट द डेल्टा G नॉट एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। मैंने इन टेक्स्ट क्वेश्चन में भी ऐसा क्वेश्चन एक सॉल्व किया, आप वहाँ से भी हिंट ले सकते हो। तो आपको कुछ करना नहीं है, आपको उन पर्टिकुलर से मान लेते हैं जो हमारी पहली इक्वेशन है। इसमें लिखा हुआ है 2Cr प्लस 3Cd2 प्लस 3Cd2 प्लस गिव्स आउट 2Cr3 प्लस 3Cd, ये इक्वेशन है, ओके। अब आपको अगर इसका डेल्टा G नॉट निकालना है तो -NFE नॉट सेल का फॉर्मूला लगाएंगे आप, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र देखिए यहाँ Cr से 3 प्लस हो रहा है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन एक क्रोमियम ने लूज़ किया है। ए Cr से Cr3 प्लस, Cr से Cr3 प्लस, मतलब 0 से +3, 0 से +3 का मतलब एक क्रोमियम ने 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं, तो 2 क्रोमियम कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा? 6। वैसे इसमें भी देखिए 2 प्लस से 0 हो जा रहा है, 0 स्ट्रेट है। तो 2 इलेक्ट्रॉन एक कैडमियम ने गेन किया, 3 इलेक्ट्रॉन कितना गेन करेगा? 6, तो यानी कि n की वैल्यू 6 हो जाएगी। फैराडेज कांस्टेंट आप जानते ही हैं पहले से। E नॉट सेल का मतलब होता है E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। तो इसमें कैथोड और एनोड आप इक्वेशन को देख के पता लगा सकते हैं। कौन है कैथोड? जो रिड्यूस हो रहा है। रिड्यूस कौन हो रहा है? कैडमियम। कैडमियम की वैल्यू आपको क्वेश्चन पेपर में दी जाएगी, उसकी वैल्यू यहाँ रखेंगे। क्रोमियम ऑक्सीडाइज हो रहा है, उसकी वैल्यू यहाँ रखिए, उसको सॉल्व कर लीजिए। देन आपसे पूछा हुआ है कि इसका Kc निकाल, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने के लिए आपके पास 2 फॉर्मूले हैं, चाहे तो आप डेल्टा G वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर लीजिए या फिर आप E नॉट सेल वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर लीजिए। E नॉट सेल का भी एक फॉर्मूला है जो हम इससे पहले वाली लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, 0.059/n log Kc। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल हम करेंगे, ठीक है। इस फॉर्मूले में E नॉट सेल आपने ऑलरेडी यहाँ निकाला हुआ है, उसको यहाँ रखिए। n आपका 6 हो जाएगा और log Kc निकाल देंगे। log Kc निकालने के बाद यानी log Kc आपका क्या होगा? log Kc इज इक्वल टू n E नॉट सेल अपॉन 0.059। सारी वैल्यू आप पुट करेंगे तो log Kc मिलेगा। देन Kc निकालने के लिए क्या करना होगा? एंटी लॉग लेना होगा इसका। एंटी लॉग लेने के लिए भी आप वीडियो में लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप उस लेक्चर को देख लीजिएगा कैसे एंटी लॉग निकाला जाता है। क्योंकि मैं इसमें हिंट दे रहा हूँ इसलिए सारी क्वेश्चंस को मोस्ट प्रोबेबली जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द नेक्स्ट इक्वेशन एंड कैलकुलेट EMF ऑफ द फॉलोइंग सेल एट 298 केल्विन। बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं एक सॉल्व करता हूँ, बाकी आप कर लीजिएगा। जैसे लिखा है Mg सॉलिड, देन Mg2 प्लस 0.001 मोलर, देन डबल एरो, then Cu2 plus 0.0001 मोलर, देन Cu सॉलिड, ओके। अब आपको इसका E सेल निकालना है अगर, तो E सेल इज इक्वल टू क्या होगा?
ई नॉट सेल अगेन नर्स्ट इक्वेशन माइनस 0.059 बाई एन लॉग एनोड अपॉन कैथोड, ये हमारा फॉर्मूला है। तो ई नॉट सेल मतलब ई कैथोड माइनस ई एनोड। ई कैथोड क्या है? कॉपर है, तो ई कैथोड मतलब Cu2+2Cu माइनस ई एनोड मैग्नीशियम है Mg2+2 Mg, इससे आपने ई नॉट सेल निकाला। माइनस 0.059 बाई एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र, तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र यहाँ भी है, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र यहाँ भी है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। लॉग एनोड क्या है? मैग्नीशियम है 0.001 अपॉन कॉपर, यहाँ पे 0.0001। ओके, इसको सॉल्व करेंगे। एक चीज़ और आपको ध्यान रखती हैं, बाई चांस अगर आपको यहाँ पे चार्जेस सेम ना मिले तो यहाँ पावर टर्म्स आ जाती हैं, जिसके लिए मैं आप चाहो तो इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करके भी लिख सकते हो। मान लेते हैं इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा और अच्छे समझना चाहें तो mg इसकी इक्वेशन फ्रेम करें अगर, तो mg पहले किस में कन्वर्ट हो रहा है? Mg2++2 इलेक्ट्रॉन में, और Cu2+2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Cu में कन्वर्ट हो रहा है। इसकी नेट इक्वेशन हमारी बन जाएगी Mg+2 Cu2+ गिव्स आउट Mg2+Cu। ये हमारी नेट इक्वेशन है, जिसमें ये मैग्नीशियम, ये कॉपर सॉलिड है, ये दोनों एक्वस हैं। तो ये प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट ही तो हुआ। तो देखिए एनोड अपॉन कैथोड में क्या लिखा था हमने? Mg2+ अपॉन Cu2+, Mg2+ अपॉन Cu2+, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। यहाँ से भी आप इसको पता लगा सकते हैं। ये मैंने इसलिए बताया कि बहुत सी इक्वेशन में जैसे यहाँ पे दोनों ही 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन दिखा रहा है, पर कुछ सेल्स में यहाँ 3 होता है, यहाँ 2 होता है, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है इसको 3 से, इसको 2 से, तो यहाँ पे कोफिशिएंट्स बदल जाते हैं, तो वही कोफिशिएंट आप यहाँ पावर में लगाते हैं। क्लियर? तो इसलिए आप जब भी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इसका ध्यान रखेंगे कि कोफिशिएंट तो नहीं कुछ आ रहा है, या अगर चार्जेस बराबर नहीं है तो चार्जेस को आप बराबर कैसे करेंगे। क्लियर? अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, बाकी वैल्यूज़ को पुट करिएगा। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे, मैं खाली इसको सिंप्लीफाई करना बता रहा हूँ। 1 2 3 प्लेस को आप इधर शिफ्ट करोगे तो -3 अपॉन 1 2 3 4 10⁻⁴। इसको सॉल्व कर लीजिए, 10⁻⁻1 नीचे बचेगा, ऊपर जाएगा तो 10 हो जाएगा, तो log 10 की वैल्यू 1 होती है। बस सिंपल हो गया। इट इज़ द आंसर विल बी इन वोल्ट। उसी तरह सेकंड है, थर्ड है। क्या ध्यान रखना है सेकंड में? सेकंड में देखो Fe से Fe2+ है, पर H+ से H2 है, मतलब H+ में +1 का चार्ज है और Fe पे +2 का चार्ज है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर तो 2 ही होगा, प्लस H+ जो है उसके ऊपर पावर आप 2 लगा देंगे। जैसे आप यहाँ एनोड अपॉन कैथोड लिखोगे तो Fe2+ तो रहेगा ही एनोड में, कैथोड में H+ होगा, पर से मैं सेकंड पार्ट की बात कर रहा हूँ, पर यहाँ पर पावर 2 लगेगा क्योंकि चार्जेस बराबर नहीं होंगे, और n की जो वैल्यू थी यहाँ, उसी तरह से यहाँ n की वैल्यू 2 हो जाएगी, बिकॉज टोटल ट्रांसफ़र 2 का है। उसी तरह से थर्ड क्वेश्चन में तो चलिए वो भी वही सेम है, आयरन वाला। फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, डिफ़िकल्ट नहीं है, खाली आपको इक्वेशन फ्रेम करने में डिफ़िकल्टी होगी। तो इसमें आपको ये जान के रखना है कि ये जो ब्रोमीन है, ये लिखा हुआ है Br2 से Br-, है ना, मतलब ये रिडक्शन की रिएक्शन शो कर रहा है इस सेल में, क्योंकि सेल को ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं ब्रोमीन इलेक्ट्रोड को, इसलिए ऐसा लिखा हुआ। पर रिएक्शन आप उल्टी लिखेंगे Br- से Br2, देन उसको सॉल्व करेंगे। क्लियर? नहीं आएगा तो क्वेश्चन पूछिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 6 in the button cell widely used in watches and other devices, the following reaction takes place: Zn plus Ag2O plus H2O gives out Zn2 plus 2Ag plus 2OH minus. Determine delta G0 and E0 for the reaction. Again the question is so simple. डेल्टा G0 निकालना है तो -NF सेल का फॉर्मूला लगाएंगे। n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र देखिए, जिंक Zn से Zn2+ में जा रहा है, 2 आ जाएगा, फैराडे 96500 हो जाएगी। और E0 सेल निकालने के लिए अगेन E कैथोड माइनस E एनोड। तो इस इक्वेशन से क्लियरली दिखाई पड़ रहा है कि सिल्वर जो है वो आपका कैथोड है, क्योंकि सिल्वर Ag2O में Ag+ है, और वो प्रोडक्ट में Ag लिखा हुआ मतलब 0 है, कहने का मतलब वो रिड्यूस हो रहा है। तो कैथोड सिल्वर है और एनोड आपका जिंक है, तो वहाँ से आप E0 सेल निकाल लीजिएगा। बस ये इस फॉर्मूले से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइन conductivity and molar conductivity for the solution of an electrolyte. Discuss their variation with the concentration. It is very simple topic. ये बहुत डिटेल में मैं आपको लिंक आई सेक्शन में दे देता हूँ, वहाँ पे मैंने बहुत डिटेल में इसको डिस्कस किया हुआ है, अब वहाँ से इसको समझ लीजिएगा। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 8, द रेजिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 8, the conductivity of 0.20 molar solution of KCl at 298 Kelvin is this.
कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी मीन्स आपको के की वैल्यू दे दी गई है, इट इज़ 0.0248 साइमन पर सेंटीमीटर, दिस इज़ कंडक्टिविटी। एंड आपको कंसनट्रेशन दे दी गई है 0.20 मोल, और आपसे पूछा क्या हुआ है, मोलर कंडक्टिविटी। बहुत आसान है, मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है K/C। पर आपको क्या ध्यान रखना है, मैंने आपको बताया था इस कंडक्टिविटी पढ़ाते समय कि अगर आपने कंडक्टिविटी की वैल्यू पर मीटर में रखी है तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हो, लेकिन अगर कंडक्टिविटी की वैल्यू पर सेंटीमीटर होती है तो आप 1000 से इसको मल्टीप्लाई करते हो। तो देखिए यहाँ पर सेंटीमीटर है, यानी आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे। तो कुछ नहीं, सीधे वैल्यूज़ पुट करिए, 0.0248 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 0.20, बस आपका आंसर यहाँ से निकल आएगा। क्लियर? यूनिट को ज़रूर लिखिएगा। और 9th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग 0.001 मोलर KCl सॉल्यूशन एट 298 केल्विन इज 1500 ओम। यानी आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू 1500 ओम दे दी गई है। कंसंट्रेशन जो दी गई है 0.001 मोल KCl है। हालांकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत सिर्फ इतनी है कि जो नीचे सोल्यूशन दिया जा रहा है वो भी सेम है कि नहीं। ठीक है, तो सेम दिया, क्वेश्चन को भी आप पढ़ के देखेंगे। व्हाट इज़ द सेल कांस्टेंट, यानी आपसे सेल कांस्टेंट पूछा गया है। सेल कांस्टेंट क्या होगा? इफ़ कंडक्टिविटी ऑफ 0.001 मोलर KCl सोल्यूशन एट 298 केल्विन इज दिस, यानी आपको K की वैल्यू दे दी गई है 0.146 इंटू 10⁻³ साइमन पर सेंटीमीटर। ये हो गए सारी वैल्यूज़। सीधे फॉर्मूला लगाएंगे हम, ये भी हमने थ्योरी के पार्ट में पढ़ा हुआ है। सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू होता है कंडक्टिविटी अपॉन कंडक्टेंस, या फिर इसको आप कह सकते हो कंडक्टिविटी इनटू रेजिस्टेंस, बिकॉज कंडक्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस ऊपर आ जाएगा। तो ये इस फॉर्मूले का आप इस्तेमाल करेंगे। निकालना है सेल कांस्टेंट, कंडक्टिविटी भी दी हुई है, ये कंडक्टिविटी है, रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है, मल्टीप्लाई करिए और सीधे आंसर आपको पर सेंटीमीटर में मिल जाएगा। ओके, क्लियर? अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10, the conductivity of sodium chloride at 298 Kelvin has been determined at different concentration and the results are given below। concentration दिए गए हैं आपको और conductivity की values दी गई हैं। calculate lambda m for all concentration and draw a plot between lambda m and √c। तो क्योंकि हालांकि क्वेश्चन एक बोर्ड एग्जाम में नहीं आता क्योंकि इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, ग्राफ ड्रॉ करने में बहुत टाइम लगता है, पर मैं आपको हिंट कर देता हूँ, कुछ खास नहीं है इसके अंदर। कंसंट्रेशन दिया हुआ है, कंडक्टिविटी दिया हुआ है। ओके, तो आप मोलर कंडक्टिविटी हर एक कंसंट्रेशन की निकाल सकते हो K/C से। क्लियर? K/C से सबकी मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगी हर एक कंसंट्रेशन पे, अलग अलग कंसंट्रेशन पे। देन आपको ग्राफ प्लॉट करना है, तो यहाँ मोलर कंडक्टिविटी होती है, यहाँ √c होता है। तो कंसंट्रेशन का स्क्वायर रूट इधर रखेंगे, इधर मोलर कंडक्टिविटी जो आप निकाल रहे हो हर एक कंसंट्रेशन पे वो रखोगे, एक ग्राफ प्लॉट कर देंगे। ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। फिर क्वेश्चन पूछा हुआ उसी में आगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा m नॉट। लैम्डा m नॉट पूछा, मतलब मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मतलब जैसे ग्राफ आपने बनाया होगा तो कुछ ऐसा आएगा। जैसे यहाँ कंसंट्रेशन दिया हुआ है, यहाँ पे लैम्डा m बनाया हुआ आपने। अब लैम्डा m नॉट कब आएगा? जब ये कोऑर्डिनेट 0 हो जाए, मतलब कंसंट्रेशन 0 हो जाए। तो कब होगी? इसको आपको स्केल के थ्रू एक्सटेंड कर देना है, एक्सट्रापोलेट करना है। जहाँ पे ये टच करेगा यही आ जाएगा लैम्डा m नॉट। क्लियर? तो बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इसमें बहुत दिमाग नहीं खपाना है। क्वेश्चन नंबर 11, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11 एंड दिस क्वेश्चन, कंडक्टिविटी ऑफ 0.00241 मोलर एसिटिक एसिड इज दिस। कंडक्टिविटी दिया है, कंसंट्रेशन दिया हुआ है। कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी and if lambda m naught for acetic acid is this, what is its dissociation constant। तो जो चीज़ें आपको गिवन है आप उसको पहले लिख लीजिए। कंसंट्रेशन दिया हुआ है 0.00241 मोलर, देन कंडक्टिविटी दी हुई है इसकी 7.896 इंटू 10⁻⁻5 साइमन पर सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा है मोलर कंडक्टिविटी निकाल लेंगे आप। कैसे? मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला लगा के K/C
और अगेन के यहाँ पर देखिए पर सेंटीमीटर में है, तो इट इज़ मल्टीप्लाइड बाई 1000, इससे आपने लेमडा एम निकाल लिया। देन आपको यहाँ पे एक चीज़ और दी हुई है लेमडा एम नॉट, जो कि है 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। व्हाट इज़ द डिसोसिएशन कांस्टेंट, मतलब आपसे पूछा है के ए, तो के ए का फॉर्मूला आपने पहले पढ़ा हुआ है सी अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा, जिसके लिए आपको अल्फ़ा चाहिए। अल्फ़ा का फॉर्मूला भी आपने पढ़ा हुआ है लेमडा सी, लेमडा एम सी, लेमडा एम नॉट 0, तो लेमडा एम सी आपने यहाँ निकाल रखा है, लेमडा एम नॉट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, वैल्यूज़ को पुट करिए, अल्फ़ा मिलेगा, इस अल्फ़ा को आप इस इक्वेशन में पुट करिए, इस फॉर्मूले में पुट करिए, के ए मिल जाएगा। क्लियर, ये तो हो गया 11th क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग रिडक्शन ऑफ, फर्स्ट वन इज 1 मोल ऑफ Al3+2 Al, बहुत आसान क्वेश्चन है। Al3+ से Al में कन्वर्जन होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स जो गेन करने, 3 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, 3 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि 1 मोल एल्युमिनियम का डिपोजिशन वो 3 मोल इलेक्ट्रॉन से करेगा। क्लियर, समझ में आ रहा है ना। क्वेश्चन क्या पूछा है, 1 मोल Al, जैसे इस इक्वेशन के हिसाब से 1 Al3+ आयन है तो 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए था। ओके, उसी तरह से अगर 1 मोल Al3+ होगा तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 3 मोल इलेक्ट्रॉन्स का मतलब हो गया 3 × 96500 कूलम का चार्ज, बिकॉज जितना 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो 96500, यानी कि 3 फैराडे कह सकते हो इसको। अगर आप इसको 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख रहे हो तो 3 फैराडे की करंट होगी। दो तरीके से क्वेश्चन पूछा था, हाउ मच अमाउंट ऑफ करंट, 3 फैराडे। ऑन द बेसिस ऑफ दिस इक्वेशन 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ लिखा है, 1 मोल के लिए 3 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 3 फैराडे की करंट या 3 × 96500 कूलम का चार्ज। उसी तरह से सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकेंड में कह रहा है 1 मोल Cu2+ से Cu, तो Cu2+ ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Cu बनाया, तो ये 2 फैराडे हो जाएगी, मतलब 2 × 96500 कूलम। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, इतने कूलम का चार्ज हो जाएगा सेकेंड क्वेश्चन के लिए। देन थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड में है 12th का थर्ड, इसमें है MnO4- से Mn2+, 1 मोल। तो इसमें देखिए इसके सब चार्ज आप निकालो, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो मैग्नीज की +7 आएगी, यहाँ +2 है, मतलब इसने 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं। तो 1 मोल MnO4- के लिए 5 मोल इलेक्ट्रॉन, यानी कि 5 फैराडे की करंट, यानी कि 5 × 96500 कूलम का चार्ज। क्लियर, तो ये हो गया 12th क्वेश्चन। नाउ 13 क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फैराडे इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टेन CaCl2। तो सीधे इसकी इक्वेशन फ्रेम करिए, आने की इक्वेशन, कैल्शियम की इक्वेशन बनेगी ये। इस इक्वेशन के हिसाब से 1 मोल कैल्शियम को डिपॉजिट करने के लिए 2 फैराडे की करंट चाहिए। ओके, मतलब 1 मोल कैल्शियम का मास कितना होता है, 40 ग्राम। 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम डिपॉजिटेड बाय 2 × 96500 कूलम ऑफ चार्ज। Therefore क्वेश्चन में कितना पूछा हुआ है, 20 ग्राम में कितना होगा, 2 × 96500 × 20/40 कूलम ऑफ चार्ज। इसको सॉल्व करके इसका आंसर मिल जाएगा। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट कह रहा है 40 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम फ्रॉम मोल्टेन Al2O3। तो Al2O3 में Al के ऊपर चार्ज है +3 का, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये Al बनाएगा, यानी अगेन 1 मोल एल्युमिनियम के लिए 3 फैराडे की करंट। क्लियर, यानी कि इसका आप मास रखोगे 27 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम डिपॉजिटेड, स्टेटमेंट फ्रेम कर लीजिएगा, बाय 3 × 96500 कूलम ऑफ चार्ज। ठीक है, या 3 फैराडे की आप करंट कह सकते हो। अगर आपसे क्वेश्चन में चार्ज पूछा है तो चार्ज आप कूलम में लिखोगे, और अगर आपसे पूछा हुआ है इसका फैराडे करंट तो आप फैराडे में लिखोगे। तो इसको आप सॉल्व कर लोगे, मान लो मैं इसको फैराडे में लिखना चाहूँ तो ये 2 टाइम्स जाएगा और 2, यानी ये 1 फैराडे आएगा। ओके, इसी तरह से इसको भी आप यहाँ पे अगर फैराडे के टर्म में पूछा हुआ तो 3 फैराडे लिखेंगे। तो क्वेश्चन में है 40 ग्राम एल्युमिनियम से कितना होगा,
तो 3 इंटू 96500 कूलम मल्टीप्लाइड बाई 40 डिवाइडेड बाई 27, इससे आपको चार्ज मिलेगा। और अगर आप फैराडे में लिखना चाहोगे तो 3 फैराडे इंटू 40/27 से आपको आंसर फैराडे में मिलेगा। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। मैं बहुत रैपिडली मूव कर रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो में आप लोग बोर होने लगते हैं, इसलिए जल्दी जल्दी बनाना पड़ता है मुझे, आंसर्स जल्दी जल्दी, हिंट्स बहुत रैपिडली मुझे देने पड़ते हैं। हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज़ रिक्वायर्ड इन कूलम फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ H2O टू O2। तो जो हमारा फर्स्ट पार्ट है इसमें कह रहा है 1 मोल H2O से O2 में कन्वर्जन। तो इसको देखो आप, इक्वेशन क्या बनेगी, 2H2O गिव्स आउट 4H प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 मोल जब वाटर था तो आपने देखिए 4 फैराडे की करंट थी। ओके, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी पूछा है ना इन कूलम, यानी कि 2 फैराडे या फिर 4 फैराडे या 4 इंटू 96500 कूलम। पर क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है 1 मोल के लिए, तो ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 96500 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 2, आंसर आ जाएगा 2 इंटू 96500 कूलम। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। दैन सेकेंड पार्ट देख लेते हैं इसका। 1 मोल ऑफ FeO2 Fe2O3। तो FeO से Fe2O3, यानी कि यहाँ पर भी Fe3 प्लस एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Fe2 प्लस बनाएगा। आपको ध्यान रखना है FeO पे +2 चार्ज होता है और Fe2O3 पे +3 का चार्ज होता है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र है। ओके, 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र मतलब 1 फैराडे, मतलब आंसर क्या आया 96500 कूलम। सो और आई एम ओनली गिविंग यू द हिंट्स फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चंस, आपको इसको डिटेल में सॉल्व करना होगा। देन क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15th क्वेश्चन। A solution of NiNO3 whole twice is electrolyzed between platinum electrode using a current of 5 ampere for 20 minutes. What mass of nickel is deposited at the cathode? बिल्कुल इसी पे बेस्ड एक एग्जाम्पल था हमारे बुक में जिसको हमने सॉल्व भी किया हुआ है जब मैंने आपको फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का टॉपिक डिस्कस किया था तब। तो क्वेश्चन के हिसाब से कंपाउंड हमारा है NiNO3 होल ट्वाइस, ये हमारा कंपाउंड है। और इस कंपाउंड में निकल नाइट्रेट में निकल की ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 की है, मतलब इसकी इक्वेशन कुछ ऐसी बनेगी। ओके, अब पूछा हुआ है कि कितना मास का निकल डिपॉजिटेड हो रहा है अगर उसमें 5 एम्पियर की करंट 20 मिनट्स के लिए जाती है। तो Q = IT का फॉर्मूला लगाएंगे। 5 एम्पियर की करंट है और 20 मिनट्स के लिए फ़्लो होती है, तो इसको आपने सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, जो भी इसका चार्ज कूलम में आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6000 कूलम। ओके, 6000 कूलम। नाउ नेक्स्ट, इसके हिसाब से अब निकल का जो मोलर मास होता है 58.5 ग्राम का होता है। तो इस इक्वेशन के हिसाब से इस इक्वेशन को अगर आप देखिए तो 2 फैराडे की करंट मींस 2 इंटू 96500 कूलम से आपने 58.5 ग्राम का निकल डिपॉजिट किया है। देयरफॉर अगर 600 कूलम का चार्ज होगा तो 58.5 इंटू 6000 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 96500 ग्राम से निकल का मास आपको मिल जाएगा। सिंपल फैराडेज लॉ का जब मैंने डिस्कशन किया था वहाँ पे ऐसा एग्जाम्पल भी सॉल्व किया, तो वहाँ से आप इसको देख के समझ भी सकते हैं अगर नहीं समझ में आया है, या फिर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। क्लियर? तो अब 16th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 16th क्वेश्चन, 3 electrolytic cell A, B, C connecting solution of ZnSO4, AgNO3 and CuSO4 respectively are connected in series. A steady current of 1.5 ampere was passed through them until 1.45 gram of silver deposited at the cathode of cell B. How long did the current flow? Means आपसे टाइम पूछा हुआ है। And what mass of copper and zinc were deposited? Clear? तो पहले तो आपको टाइम निकालना है। टाइम निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे आप Q का, Q = I इंटू टी। ओके, तो Q = I तो दिया है, T निकालना है। Q कैसे निकालेंगे? चार्ज निकालने के लिए आपको एक हिंट दी हुई है, इसमें लिखा हुआ है अ स्टडी करंट ऑफ 1.5 एम्पियर वाज पास थ्रू देम अंटिल 1.45 ग्राम ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड।
तो हमने सिल्वर की इक्वेशन को फ्रेम किया सबसे पहले। तो Ag प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट Ag, यानी कि इस इक्वेशन के हिसाब से 1 फैराडे की करंट या 96500 कूलम का चार्ज से 1 मोल सिल्वर का डिपोजिशन होता है। और 1 मोल सिल्वर कितना मास होता है? 108 ग्राम ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड बाय 96500 कूलम ऑफ चार्ज। देयरफॉर 1.45 ग्राम ऑफ सिल्वर से कितना होगा? 96500 इंटू 1.45 डिवाइडेड बाई 108 कूलम। ठीक है, इससे आपने चार्ज निकाल लिया। इसका चार्ज आपका आ जाएगा 1295.6 कूलम। देन इसको आपने Q = IT के फॉर्मूले में पुट कर दिया। Q मिल गया है आपको, इट इज़ 1295.6 = I हो जाएगा 1.5 एम्पियर इंटू T। तो T = 295.6 डिवाइड बाई 1.5। सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आएगा 863 सेकेंड्स। ओके, तो इस तरह से ये 16 क्वेश्चन का एक पार्ट आपने सॉल्व किया। दूसरा पार्ट क्या कहता है? मास ऑफ कॉपर एंड जिंक डिपॉजिटेड। तो आपको टाइम टोटल चार्ज तो आपको मिल गया, इस चार्ज को आपको ध्यान रखना है टोटल चार्ज इतना पास हो रहा है, क्योंकि जब सीरीज में सारे सेल्स जुड़े होते हैं इस तरीके से तो उसमें करंट सेम फ्लो होती है। ओके, पोटेंशियल वेरी करता है पर करंट सेम फ्लो होती है। इसका मतलब है कि इसमें जो चार्ज है वो सेम फ्लो करेगा। चार्ज सब में यही आएगा। अब हम 1 बाई 1 सब पे अप्लाई करेंगे। 1 बाई 1 सब पे अप्लाई करने का मतलब जैसे मान लेते हैं कॉपर पूछा हुआ है, तो कॉपर की इक्वेशन आपने फ्रेम की, ये हो गई इक्वेशन कॉपर की। ठीक है, कॉपर की इक्वेशन हो जाएगी Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट Cu। उसके हिसाब से अब कॉपर का मास होता है 63.5 ग्राम। ओके, तो 2 इंटू 96500 कूलम से 63.5 ग्राम का कॉपर डिपॉजिट हुआ है। देयरफॉर 1200 कितना आया था? 95.6 कूलम से कितना होगा? 63.5 मल्टीप्लाइड बाई 1295.6 डिवाइड बाई 2 इंटू 96500 कूलम। इससे आपने ग्राम ऑफ कॉपर निकाला। सिमिलरली जिंक का भी ऐसे बनाएंगे, Zn प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट Zn। तो यहाँ पर भी वही है, 2 इंटू 96500 कूलम से आपने 65.3 इज़ द मास ऑफ जिंक, कितने ग्राम? देयरफॉर 1295.6 कूलम, बिकॉज तीनों ही सेल में सेम चार्ज पास होगा इसलिए। तो 65.3 मल्टीप्लाइड बाई 1295.6 अपॉन 2 इंटू 96500 ग्राम ऑफ जिंक। इस तरीके से इसको भी निकाल लोगे, जिंक का और कॉपर का भी निकाल लोगे। क्लियर? तो ये तो हो गया 16th क्वेश्चन। नाउ मूव टू द 17th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17th। प्रिडिक्ट इफ द रिएक्शन बिटवीन द फॉलोइंग इज़ फिजिबल। तो पहला है, मैं एक करूँगा बाकी आप समझ लीजिएगा। Fe3 प्लस एंड I माइनस, ये दो आपको आयंस दिए गए हैं। अब पूछा गया कि क्या ये एक फिजिबल सेल बनाएगा, और नीचे आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिए गए हैं। तो इस इक्वेशन के हिसाब से देखिएगा आप, तो Fe3 प्लस कन्वर्ट हो रहा है किस में? Fe2 प्लस में। और Fe3 प्लस Fe2 प्लस में कब कन्वर्ट होगा? जब वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। और I माइनस जो है ये कन्वर्ट हो रहा है I2 में। ओके, तो ये I माइनस I2 में कब कन्वर्ट होगा? 1/2 I2 में, जब ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा। अब इन दोनों को आप ऐड करिए, तो Fe3 प्लस इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल करेंगे, प्लस I माइनस गिव्स आउट Fe2 प्लस 1/2 I2। नाउ दिस इज़ नेट इक्वेशन। अब क्या है कि ये क्या ये सेल फिजिबल है कि नहीं, ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा E0 सेल। अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है तो ये सेल फिजिबल है। अगर किसी भी E0 सेल, किसी भी E सेल की वैल्यू नेगेटिव आती है तो वो सेल फिजिबल नहीं है। ओके, तो E0 सेल के हिसाब से E0 कैथोड हमारा इसमें कौन बना है? जो रिड्यूस हुआ है। और रिड्यूस कौन हुआ है? आयरन रिड्यूस हुआ है। मीन्स Fe3 प्लस से Fe2 प्लस माइनस E एनोड। एनोड कौन है इसमें? आयोडीन है। और आयोडीन का मतलब हो गया 1/2 I2 से I माइनस। इनकी वैल्यूज़ आप उस टेबल जो नीचे दी है उसमें से आप उठाएंगे। 0.77 माइनस आयोडीन की है 0.54। इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव में 0.23 वोल्ट।
यानी कि ये फिजिबल है। क्लियर? अगर यही वैल्यू नेगेटिव आती तो फिजिबल नहीं होती। ऐसे ही सेकंड में सिल्वर और कॉपर है, तो सिल्वर Ag+ से Ag में जाएगा तो ये कैथोड बनेगा, कॉपर Cu से Cu2+ मतलब एनोड बनेगा। वैल्यूज को पुट करिएगा, E कैथोड माइनस E एनोड, अगर पॉजिटिव आता है तो फिजिबल, नेगेटिव आता है तो नॉट फिजिबल। सारे जितने भी हैं पाँचों के पाँचों आप ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे, नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में पूछेंगे। नेक्स्ट हमारा 18th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रोलिसिस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। 4 कंडीशन दी हैं, आपको इसमें प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस निकालना है। तो इसमें हम कुछ पहले से आपको हिंट दे देते हैं, जैसे कि तो ऐसे क्वेश्चंस में अगर इलेक्ट्रोड भी पर्टिकुलर मेटल का होता है और सोल्यूशन भी उस मेटल का ही कोई इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो उस कंडीशन में जो कैथोड की रिएक्शन होती है वहाँ पर तो आपको कम से कम कैथोड हो चाहे एनोड हो, दोनों ही सिचुएशन पे 2 इलेक्ट्रोड्स मिलते हैं। और जैसा कि मैंने आपको ब्राइन सोल्यूशन के प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में समझाया था, वैसे ही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ ध्यान रखना है कि जब 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं तो दोनों इलेक्ट्रोड्स में आपको ध्यान रखना होता है किसका इनॉट सेल ज़्यादा है, किसका इनॉट सेल कम है, उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं। ओके, तो जैसे पहला है एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ AgNO3 विद सिल्वर इलेक्ट्रोड। तो अगर एक्वस AgNO3 है, इसका मतलब आपको 2 कैटायन मिलेंगे, Ag+ भी मिलेगा और H+ भी मिलेगा। तो दोनों का आपको रिडक्शन पोटेंशियल मतलब पहले तो आप इक्वेशन को समझिए। Ag+ से कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होने वाली है, 2 हो सकती हैं, Ag+ से Ag या H+ से 1/2 H2। दोनों का E0 सेल आप देख लेंगे बुक से, किसका ज़्यादा है किसका कम है। तो जो Ag+ है उसका E0 सेल पॉजिटिव में आता है, इसलिए ये प्रेफर हो जाएगी। मतलब कैथोड पे कौन सी रिएक्शन लिखोगे आप, सिल्वर इलेक्ट्रोड का रिडक्शन लिखोगे और ये कैंसिल कर देंगे। देन एनोड की जब बात करते हैं तो एनोड में भी अगेन यहाँ पे NO3- एक एनायन मिलेगा आपको और वाटर से OH- मिलेगा। दोनों का ऑक्सीडेशन यहाँ पर फिजिबल है। ओके, अच्छा एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी, मैं थोड़ी देर पहले बोला भी था, ध्यान रखना है क्या कि अगर सिल्वर इलेक्ट्रोड ही, क्योंकि इसमें सिल्वर इलेक्ट्रोड में डिप किया हुआ है, तो हमेशा ऐसे सिचुएशन में जब पर्टिकुलर मेटल का ही इलेक्ट्रोड होता है तो उसी का ही ऑक्सीडेशन करेंगे आप। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को हम जब प्लैटिनम इलेक्ट्रोड लगाते हैं तब आप देखते हैं कि कौन कौन से एनायन फिजिबल है। क्योंकि इस क्वेश्चन में लिखा है विद सिल्वर इलेक्ट्रोड, तो हमेशा एनोड पे सिल्वर इलेक्ट्रोड की ही ऑक्सीडेशन की रिएक्शन लिखेंगे। जैसे मान लो जिंक सल्फेट दिया होता और जिंक इलेक्ट्रोड दिया होता, तो यहाँ पर जिंक की ही, एनोड पे हमेशा जिंक की इक्वेशन लिखी जाएगी, कैथोड पे आपको ये ध्यान देना है। अब उसी तरह से सेकेंड हम उस पर जाते हैं, जब सेकेंड पार्ट हमारा कह रहा है कि एक्वस सोल्यूशन ऑफ AgNO3 विद प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। जब प्लैटिनम इलेक्ट्रोड आता है मतलब अब एनोड के पास, आपके एनोड के केस में, कैथोड में तो सेम सिचुएशन फॉलो होगी और कैथोड में सिल्वर की इक्वेशन आ जाएगी इन द केस ऑफ सेकेंड। जब हम एनोड की बात करते हैं तो एनोड के केस में आपके पास 2 फिजिबिलिटी हैं, नाइट्रेट NO3- एंड OH-, दोनों में से किसका ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, उसके बेसिस पे जब दोनों का हम रिडक्शन पोटेंशियल देखते हैं तो हमारा OH- की जो ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है वो प्रेफर हो जाती है और हम इसी को इसमें मेंशन करते हैं। OH- गिव्स आउट OH+ इलेक्ट्रॉन और फिर ये OH जो है ये 4 OH मिल जाते हैं, ये जो OH निकल रहे हैं 4 OH मिल के ये बना लेते हैं 2H2O + O2। तो ये हमारी जो इक्वेशन है ये एनोड पे हो जाती है। जब प्लैटिनम इलेक्ट्रोड लगता है तो क्या ध्यान रखना है कि आपके पास जितने भी एनायन हैं उन सारे एनायंस की आप ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखते हो, देन उसकी E0 सेल के हिसाब से, E0 की वैल्यू के हिसाब से आप डिसाइड करते हो कौन सा इक्वेशन यहाँ लिखा जाएगा। नॉट थर्ड है आपका डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ H2SO4 विद प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। ये भी मैंने उस लेक्चर में प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में आपको समझाया था कि H2SO4 है तो यहाँ पर कैटायन तो हमेशा क्या मिलने वाला H+ ही है। तो कैथोड के केस में तो आपको सिर्फ H+ की इक्वेशन ही लिखनी है, क्योंकि यहाँ पे और कोई दूसरा कैटायन मिल भी नहीं रहा है। बात करते हैं एनोड की, तो मैंने आपको वहाँ बताया था कि एनोड के केस में अगर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड होता है तो उस केस में हम वाटर का ऑक्सीडेशन लिखते हैं। ओके, और अगर मान लेते हैं कि कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड होता है तो हम सल्फेट का ऑक्सीडेशन लिखते हैं। तो एनोड के केस में अगेन OH- गिव्स आउट OH+ इलेक्ट्रॉन एंड 4 OH गिव्स आउट 2H2O + O2। इसको आप ऐड कर देंगे, इक्वेशन बन जाएगी। देन द फोर्थ लास्ट वन, इसमें लिखा है CuCl2, एक्वस सोल्यूशन ऑफ CuCl2 विद प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। तो कैथोड पे अगेन यहाँ पे 2 कैटायन आपको मिलेंगे, Cu2+
plus 2 electron gives out Cu की इक्वेशन एंड H प्लस इलेक्ट्रॉन 1/2 H2। तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू आप पहले से जानते हो कि ये वैल्यू 0.36 आई थिंक 34 वोल्ट होती है इसकी नॉट सेल की, इसको 0.0 होती है। ये वैल्यू कम है, ये वैल्यू ज़्यादा है, तो ये प्रीफर नहीं होगा, ये प्रीफर होगा। तो कैथोड पे आपको इसकी इक्वेशन लिखनी है। और जब एनोड की हम बात करते हैं तो हम तुरंत याद करते हैं NaCl का प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का टॉपिक। यहाँ पर भी वैसे ही OH माइनस और Cl- दो आपको रेडिकल्स मिलते हैं आयन के साथ। तो E0 वैल्यू के हिसाब से इसकी वैल्यू ये प्रीफर होना चाहिए, मतलब वाटर का ऑक्सीडेशन होना चाहिए, पर ओवर पोटेंशियल की वजह से ये नहीं हो पाता है, तो Cl- की इक्वेशन हो जाती है। तो इन द केस ऑफ दिस एनोड की इक्वेशन हम कौन सी लिखेंगे? Cl- की। Cl- गिव्स आउट 1/2 Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन। ये हो गया लास्ट। इस तरीके से सारे क्वेश्चंस हो गए, NCERT के एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी। आई होप आपको समझ में आए होंगे। लाइक करके शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बिल को ऑन करिए। थैंक यू, बाय बाय।